हाँ जी, करें शुरू क्या? इंडेस 16। कल तो नालायक को तुमने बहुत कम पढ़ा था, है ना? बस इतना सा ही पढ़ा था ना। रिवोल्यूशन गेन लॉस होता है तो क्या करेंगे? गेन होगा तो किधर ट्रांसफर करोगे? ओसीआई में। फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन करने पर गेन होगा तो ओसीआई में ट्रांसफर करना, क्रेडिट रिवोल्यूशन सरप्लस करना, बट अल्टीमेटली वो किधर जाएगा? ओसीआई, पीएनएल में नहीं जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद लॉस हुआ तो सर फर्स्ट टाइम लॉस होने पर पीएनएल में ही डेबिट होगा। अच्छा, सब्सिक्वेंट रिवोल्यूशन किया और गेन और लॉस हो सकता है, तो पहले अगर गेन हो रखा था और अभी गेन फिर हुआ तो फिर अगेन ओसीआई में ट्रांसफर होगा। अच्छा, लॉस हुआ तो पहले ओसीआई में डेबिट होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पीएनएल में डेबिट होगा अगर ओसीआई में बैलेंस जितना पहले ट्रांसफर किया था उससे एक्सीड हो गया हो लॉस तो। अच्छा, पहले लॉस हुआ था फिर लॉस हो गया तो फिर पीएनएल में डेबिट कर देना। पहले लॉस हुआ फिर गेन हो गया तो जितना पहले पीएनएल डेबिट किया था उतना पहले पीएनएल क्रेडिट करो, उसके बाद ओसीआई क्रेडिट करो। क्लियर है वाली चीज? अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में ट्रांसफर करो। चलिए, एनआर ये याद रहे तो ठीक है, आरएनआर ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रांसफर ऑफ रिवोल्यूशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स, ये क्या था? तो रिवोल्यूशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में कब ट्रांसफर होगा? एक तो जब वो पीपी क्या हो जाएगा? डिस्पोज ऑफ, बेच दिया जाएगा, ठीक है ना, या डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। ओके, अपनी बुक से उसे हटा दिया जाएगा। या फिर कब? एक्सेस डेप्रीशिएशन। सर ये जब बुक से हट जाएगा तब तो कंपल्सरीली ट्रांसफर होगा, और अदरवाइज जब तक चलता रहेगा, जब तक एक्सेस डेप्रीशिएशन चार्ज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि रिवेल करोगी तो एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो फ्यूचर में उस बढ़ी हुई वैल्यू पे डेप्रीशिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो उस बढ़ी हुई वैल्यू पे डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, इसका मतलब एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो उस एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन के बराबर अमाउंट आप हर साल कहां ट्रांसफर करना? रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते रहना। ये आपका ऑप्शनल था और इस पे अपन ने क्वेश्चन भी किया था। चलिए, बस इतना सा। हाँ सर, इतना सा ही पढ़ा था कल तो अपन ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन लिखो, हैशटैग डेप्रीशिएशन। सर डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करना है और डेप्रीशिएशन होता क्या? लिखो, इट इज सिस्टमैटिक एलोकेशन। It is systematic allocation of depreciable amount. It is systematic allocation of depreciable amount to P&L over its useful life. Over its useful life. तो जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है उस लाइफ में डेप्रीशिएबल अमाउंट को क्या करना? अलोकेट कर देना। डेप्रीशिएबल अमाउंट समझते हो क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रीशिएबल अमाउंट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, या स्क्रैप वैल्यू बोल दो, सेल्वेज वैल्यू बोल दो। ओके, एसएलएम का फॉर्मूला यही तो होता था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। तो इस डेप्रीशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ में अलोकेट करना ही वो जो अमाउंट होगा वही प्रोसेस क्या कहलाएगा? डेप्रीशिएशन कहलाता है। ओके, सर डेप्रीशिएशन के मेथड कौन कौन से लें? इसके लिए इंड एस क्या कहता है? डेप्रीशिएशन मेथड्स। पहला, एसएलएम यूज कर सकते हो आप चाहें तो WDV यूज कर सकते हो, और आप चाहें तो प्रोडक्शन यूनिट मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड,
यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कह दो, प्रोडक्शन यूनिट मेथड बोल दो, एक ही बात है। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्या इन सब मेथड्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा? नहीं ना, ओके। सर एसएलएम हर साल इक्वल लगता है, डब्ल्यूडीवी हर साल बुक वैल्यू पे लगता है। बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो वैल्यू आएगा। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई एसेट ऐसी है जिसकी लाइफ ऐसे नहीं बता सकते कि ये 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, नहीं। इस एसेट से 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी। अब 50,000 यूनिट्स में से इस साल तुमने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली है, उतना डेप्रिसिएशन लगा लो। मान लो इस साल तुमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया, तो तुम क्या कर लोगे? तो इस बार कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे, क्योंकि उसकी लाइफ ही किस पे डिपेंड कर रही है? यूनिट्स पे डिपेंड कर रही है। ओके जी। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू। क्वेश्चन वाला चला चला के घुमा घुमा के तुमसे पूछेगा कि देखो जी इस साल हमारा इतना रेवेन्यू हुआ तो हमने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, अगले साल इतना रेवेन्यू हुआ, इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उससे अगले साल हमारा रेवेन्यू नहीं हुआ तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। हम लोग एसएलएम फॉलो कर रहे थे लेकिन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया क्योंकि हमारा रेवेन्यू नहीं हुआ। क्या ये सही है तरीका? नहीं है। तो क्या डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू इसमें तो चलेगा कि प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, मतलब प्रोडक्शन किया तुमने बेचा ही नहीं, फिर तो इसमें भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू इज इनएप्रोप्रिएट, लिख दो इनएप्रोप्रिएट, ऐसा करना गलत है। ओके, तो रेवेन्यू बेसिस पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। डेप्रिसिएशन पीरियड क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन पीरियड सर अभी तो बताया था, ओवर द वो यूजफुल लाइफ, हाँ होगा तो भाई डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन पीरियड, डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होगा? डेप्रिसिएशन स्टार्ट कब होगा? रेडी टू यूज या पुट टू यूज, बोलो क्या लगता है, रेडी टू यूज या पुट टू यूज? व्हेन एसेट इज, हाँ प्रियांशी बताओ, व्हेन एसेट इज रेडी टू यूज। हाँ हर्ष, रेडी टू यूज या पुट टू यूज? ओके, रेडी टू यूज बोले तो अवेलेबल फॉर यूज। पुट टू यूज किस में होता है? टैक्स में होता है। पुट टू यूज किस में करते हो तुम लोग? टैक्स में करते हो। अकाउंट कहता है भैया तुम्हारे पास एसेट तैयार है, हाँ नहीं यूज कर रहे हो तो भी समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ वो डेप्रिशिएट हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। मान लो तुम तो 10 साल तक कोई एसेट को यूज नहीं करोगे, क्या वो डेप्रिशिएट नहीं होगी? होगी। तो व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज या रेडी टू यूज। ओके, सेसेशन, डेप्रिशिएशन लगाना कब रोक दोगे? depreciation should be ceased, should be ceased। चार्ज और डेप्रिशिएशन लिखना चाहिए था वैसे तो। चार्ज ऑफ डेप्रिशिएशन शुड बी सीज्ड कब हो जाएगा? चार्ज ऑफ डेप्रिशिएशन शुड बी सीज्ड एट अर्लियर ऑफ, एट अर्लियर ऑफ asset classified as held for sale,
एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, एसेट को किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है? उसको फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, पीपी की कैटेगरी में नहीं रहेगा ना अब ये। हाँ सर, पीपी के लिए तो हेल्ड फॉर क्या होता है? हेल्ड फॉर सेल नहीं होता है, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब अब ये पीपी की कैटेगरी में आना ही बंद हो गया। आपने क्या कर लिया इसको? हेल्ड फॉर सेल, इसका क्लासिफिकेशन ही बदल दिया आपने। ओके, और दूसरा क्या? डी रिकॉग्नाइज्ड, डी रिकॉग्नाइज्ड, डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक से इसको हटा दिया है, डिस्पोज्ड ऑफ। तो या तो बेच दोगे तब डेप्रिसिएशन लगाना बंद कर दोगे, या उसे एसेट क्लासिफाई कर दिया जाए एज हेल्ड फॉर सेल कि भैया वो तो बेचने के लिए रखा है, वो कैटेगरी उसका बदल गया, हमने उसको यूज करना बंद कर दिया, हमने उसको क्या कर लिया है? हम उसको एज अ गुड्स ट्रीट कर रहे हैं। ओके, ऐसे अगर तुम उसको एक्टिव यूज के लिए आइडल पड़ी है, मान लो आइडल पड़ी है, तो क्या डेप्रिसिएशन रोक दोगे क्या? मान लो 10 महीने में से 12 महीने में से 2 महीना खाली पड़ा है, आइडल पड़ा है, एम ही पड़ा है, कहीं यूज नहीं आया, तो क्या 2 महीने के लिए तुम डेप्रिसिएशन रोक दोगे क्या? नहीं रोकोगे। तो अगर एज एन आइडल पड़ा है ना, तो आप उसको डेप्रिसिएशन सीज मत करना, रोकना मत, सस्पेंड मत करना। क्लियर है वाली चीज? वो चीज ध्यान में रखना। ओके, लिखवाना है क्या कि डेप्रिसिएशन डज नॉट सीज? याद रहेगा, आइडल पढ़ाओ, ऐसे ही पढ़ाओ कि हाँ तो फिर वो काम में आ रहा है, मतलब क्योंकि टाइम के साथ साथ भी क्या होता है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन अगर वो हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में ही आ जाए, या वो डिस्पोज ऑफ, ऑब्वियसली बेचते टाइम उसके बाद तो डेप्रिसिएशन कहाँ से लगाओगे? तो डिस्पोज ऑफ हो जाए, तो जो भी पहले होगा अब उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में तो तभी हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो एक अलग हो गया, वो स्पेशल हो गया कि उसमें तो प्रोडक्शन जैसे जैसे करोगे तभी तभी होगा। ठीक है, क्या? हाँ, फिर उसके अंदर तो फिर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। वो एक एक्सेप्शन हो गया यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, है ना। चलिए अब देखो नेक्स्ट। सर रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, ये लिखवाने की जरूरत है क्या? हम सब जानते हैं कि यूजफुल लाइफ के बाद हमको जो मिलने वाला है थोड़ा बहुत अमाउंट, वो रेजिडुअल वैल्यू होता है, तो सर वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। लिख लो रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू it is estimated value of depreciable asset, it is estimated value, आज ही एस्टिमेट कर रहे हैं, estimated value of depreciable asset, depreciable asset at the end of its useful life, at the end of its useful life, useful life, if residual value exceeds, if residual value exceeds carrying amount, अब होता क्या है, रेजिडुअल वैल्यू हम या जो भी चीज है, यूजफुल लाइफ वगैरह है, रेजिडुअल वैल्यू वगैरह है, ठीक है ना, ये हर बैलेंस शीट की डेट को हम क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। अभी लिखवाऊंगा पॉइंट। अब आपको किसी साल के एंड में लगा, मान लो कि भैया अरे अरे एसेट का वैल्यू, कैरिंग अमाउंट इतना कम हो गया कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी उससे ज्यादा आ रही है। कैरिंग अमाउंट एसेट का डेप्रिसिएशन लगाते लगाते बुक वैल्यू इतनी कम आ गई है कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी उससे ज्यादा है। तो अब क्या तुम और फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कि नहीं करोगे? अरे अब कहेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसकी कैरिंग अमाउंट रेजिडुअल वैल्यू से भी क्या आ गई है? कम आ गई है। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड कर रहा है किससे? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते इतना कम हो गया है कि वो रेजिडुअल वैल्यू से भी कम हो गया है, तो अब आप फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, देन डेप्रिसिएशन इज 0।
देन डेप्रिशिएशन उस साल क्या रहेगा, 0। ओके, नेक्स्ट लिखो यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ, सर ये क्या है, द पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स लिख सकते हैं। द पीरियड for which asset is for which asset is likely to remain in service, likely to remain in service। आपको क्या लगता है कितने टाइम के लिए एसेट आपके काम आने वाला है, दैट इज यूजफुल लाइफ। एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स, एंड प्रोवाइड obviously future economic benefits, provide benefits, that is the useful life। useful life may be shorter than इकोनॉमिक लाइफ। तो अगर आपको क्वेश्चन में एक इकोनॉमिक लाइफ दे रखा हो और एक दे रखा हो उसका यूजफुल लाइफ, तो आप डेप्रिशिएशन किसके बेसिस पे चार्ज करेंगे, ऑब्वियसली यूजफुल लाइफ के बेसिस पर। ठीक तो कहा कि भैया ये टोटल लाइफ है इसका, उसमें से तुम्हारे काम का यूजफुल जो तुमको प्रोडक्शन करके देगा, फ्यूचर में कमा के देगा, वो इतना ही लाइफ, यूजफुल लाइफ। तो यूजफुल लाइफ के बेसिस पर आप डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट डेप्रिशिएशन के अंदर ही चलने देगा। नेक्स्ट लिखो हैशटैग एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू हर साल आपको क्या करना होगा, रिव्यू करना होगा। एनुअल रिव्यू एज पर इंड एयर्स 8, ये भी पढ़ेंगे अपन, इंड एयर्स 8 भी आपके कोर्स में है। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर, नाम भी लिखवा दूं क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, change in accounting estimates, change in accounting estimates, and errors, and errors, ये इसका पूरा नाम है। इसके बेसिस पर आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। सर किसको रिव्यू करना है, देखो डेप्रिशिएशन मेथड, बोले तो एसएलएम यूज कर रहे हो तो डब्ल्यूडीवी यूज करना, डब्ल्यूडीवी कर रहे हो एसएलएम करना, जो भी रिव्यू कर सकते हो आप। रेजिडुअल वैल्यू को रिव्यू कर सकते हो आप हर बैलेंस शीट की डेट को। अब क्या लगता है एस्टिमेटेड वैल्यू कितना मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ द लाइफ, यूजफुल लाइफ। आप यूजफुल लाइफ को रिव्यू कर सकते हैं हर साल कि आप क्या लगता है ये एसेट कितने टाइम यूज देगा, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करवाता रहेगा। शुड बी रिव्यूड, should be reviewed at each financial year end, at each financial year end, हर साल आपको रिव्यू करना होगा। if there is any change, अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में कोई चेंज आता है, if there is any change
then it should be accounted as, इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इट शुड बी अकाउंटेड फॉर एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये माना जाएगा। ये मान लो एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ ले कि अगर चेंज इन मेथड है, चेंज इन यूजफुल लाइफ है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और इसके लिए इफेक्ट कैसे दिया जाएगा? इफेक्ट विल बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली, इफेक्ट विल बी गिवन प्रोस्पेक्टिवली। जानते हैं प्रोस्पेक्टिवली क्या होता है? इसका इफेक्ट अब आगे आने वाले सालों में जो फैक्टर चेंज हुआ है, ठीक है जी, अब रिवाइज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप रिवाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए फॉर द फ्यूचर पीरियड्स। पास्ट में जो लगाया उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको वापस चेंज नहीं करना। पहले होता था, पहले जब हम अकाउंटिंग मेथड में चेंज करते थे, डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज करते थे, एसएलएम से मान लो डब्ल्यूडीवी फॉलो किया, तो उसका इफेक्ट कैसे देना होता था? रेट्रोस्पेक्टिव देना पड़ता था। पास्ट ईयर से ये मानना पड़ता था कि हमने वो मेथड कभी यूज किया ही नहीं, हमने हमेशा ये नया वाला मेथड यूज किया। बट अब ऐसा नहीं है। इफेक्ट कैसे जाएगा? प्रोस्पेक्टिवली। आज से चेंज किया, चलो जी आज से लगा देंगे। रिवाइज फैक्टर्स, रिवाइज वैल्यूज को यूज करते हुए आज से अब देखो कि अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। ठीक है, चलिए ओके सर। एक और लिख लो, हैशटैग डी रिकॉग्निशन। एक क्वेश्चन करते हैं, डी रिकॉग्निशन। बुक से कब डी रिकॉग्नाइज कर दोगे? डी रिकॉग्नाइज द एसेट व्हेन asset should be de-recognized, asset should be de-recognized when, पहला बुक से कब हटा दोगे डी रिकॉग्नाइज? सर डिस्पोज्ड ऑफ, अगर हम बेच देंगे तो डिस्पोज्ड ऑफ। और सेकंड क्या बोला? सेकंड और लगा देना, नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड। तो या तो बेच दोगे पहले ही, और या फिर लग रहा है कि अब आपको इस एसेट से कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो आप उसे क्या कर दीजिएगा? अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज कर दीजिएगा। और जैसे ही डी रिकॉग्नाइज करेंगे, अब डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना सीज हो जाएगा। पढ़ा था अपन ने, डी रिकॉग्नाइज करते ही एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना सील हो जाएगा, सीज हो जाएगा। सॉरी सर, डी रिकॉग्नाइज करने पर गेन या लॉस भी हो सकता है। हाँ, तो लिखो गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन, गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन। तो ये तो होता ही था ना, बचपन से पढ़ते आए हैं। कितने में बेचा? अगर कुछ मिल रहा है, नेट प्रोसीड्स, सेल वैल्यू लिख दो, नेट प्रोसीड्स लिख दो, माइनस उसका कैरिंग अमाउंट, उस एसेट का कैरिंग अमाउंट, बोले तो बुक वैल्यू। टर्म्स बदल गए, बस चीजें वही है, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। इस गेन और लॉस को किधर ट्रांसफर करना है? गेन और लॉस विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, will be transferred to P&L. अब देखते हैं सर एक क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, लिखें क्या क्वेश्चन? ओके जी, लिखो।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल an asset which cost rupees 10,000, an asset which cost rupees 10,000 was estimated to have a useful life, to have a useful life of 10 years, of 10 years, and residual value rupees 2,000, 2,000 रुपए का रेजिडल वैल्यू। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, यूजफुल लाइफ वॉज रिवाइज्ड, यूजफुल लाइफ वॉज रिवाइज्ड to 4 remaining years, to 4 remaining years, 4 remaining years, 4 साल। Calculate depreciation for year 1, 2 and 3। बताइए। ईयर, डेप्रिशिएशन, ओपनिंग वैल्यू लिखना चाहो तो पहले ओपनिंग वैल्यू लिख दो, ओपनिंग वैल्यू, फिर डेप्रिशिएशन और फिर क्लोजिंग वैल्यू। पहले साल ओपनिंग कितना 10,000 ना, डेप्रिशिएशन कितना लगेगा सर 10,000, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना 2,000। पहले साल के एंड में लाइफ कितना लग रहा है सर यूजफुल लाइफ 10 साल, तो डेप्रिशिएशन कितना होगा 8 डिवाइड बाय 10, 800। ओके, क्लोजिंग वैल्यू कितना 9,200। सेकेंड ईयर 9,200, रिवाइज किया नहीं है वैल्यू को, जो भी फैक्टर रिवाइज होगा उसको ध्यान में रखते हुए डेप्रिशिएशन निकालना। तो 9,200 माइनस 2,000 डिवाइड बाय लाइफ कितनी बची अब 9 साल, 10 में से 1 साल तो बीत गया ना, अब बचे कितनी 9 साल। देखो कितना आ रहा है 800, वही आएगा। एसएलएम ही तो चल रहा है, वही आएगा। 10,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 10,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हैं, वरना 9,200 बचा हुआ वैल्यू कैरिंग अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय बची हुई लाइफ, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा दिखाएं। अच्छा, अभी क्लोजिंग वैल्यू कितना 9,200 में से 800 गया, कितना आया 8,400। अभी थर्ड ईयर के लिए 8,400, 8,400 रिवाइज नहीं हुआ है, नहीं। रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हुआ है क्या, नहीं, केवल और केवल लाइफ रिवाइज हुआ है। अभी कितने साल बचे 4 साल, डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना 1,600। ओके, क्लोजिंग वैल्यू 8,400 माइनस 1,600, 6,800। समझे क्या।
कल कौन सा बता दिया था मैंने? क्या? हम्म, तुमको समझ में आया लक्षित है क्या बोल रहे हैं? आ गया, क्या बोल रहे हैं? ठीक है तो सही। हाँ, क्या बोल रहे हैं? तो वही तो किया है। तो मैं तो 3 साल का डेफिनेशन निकालना था ना पूरा, केवल थर्ड ईयर का निकालना होता। तुम और क्या किया? तुम चाहते क्या हो? नहीं, एक शब्द बताओ तो सही। नहीं नहीं नहीं, बताओ। तुमने 2 साल का निकाला, मैंने भी 2 साल का निकाला। फिर तुम क्या कह रहे हो? 2 साल का लेस करने के बाद 10,000 में से 1,600 लेस करने के बाद 8,400 आ जाएगा। तो मैंने भी तो यही किया। रिमेनिंग वैल्यू अपॉन रिमेनिंग लाइफ। समझा? रेजिडुअल वैल्यू को तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, हर बार ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है ना? रेजिडुअल वैल्यू को तो हर बार ही कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, अगर रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज आ जाता है तो उस चेंज वैल्यू को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है जी। हर बैलेंस शीट की डेट को क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा, उसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। डन। चलिए, जब तक कोई फैक्टर में चेंज नहीं होता तब तक तुम एसएलएम भले ही 800 था तो 800 800 800 ऐसे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है अरे सर ये बड़ा खतरनाक तरीका, हम तो 10 - 2 डिवाइड बाय 10 ही लगाएंगे, वैसे कर लो, क्या दिक्कत है? समझे क्या? ओके सर, और कोई एग्जांपल? लिखो। एग्जांपल। एन एंटिटी एक्वायर्ड, एन एंटिटी एक्वायर्ड एसेट 3 years ago, 3 साल पहले, 3 years ago, at a cost of, at a cost of rupees 50 lakh, 50 लाख रुपए में खरीदी थी। The depreciation method adopted, the depreciation method adopted for the asset was, for the asset was 10% WDV method, 10% WDV method. At the end of year 3, या यूं कह सकते थे, एक्चुअली यहां प्रॉपर ये रहता कि 3 साल पहले खरीदी थी, ठीक है, 3 साल के बाद, अब फोर्थ ईयर में होना चाहिए था एक्चुअली। ये क्वेश्चन दिया हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर 3 है, बट लिखना चाहिए था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, लिखना ये चाहिए था। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 3,
मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद इसको ऐसे लिख देता आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years लिखना चाहिए था। द एंटिटी एस्टिमेट्स, द एंटिटी estimates that the remaining useful life, that the remaining useful life of the asset is 8 years। 3 साल खत्म होने के बाद अभी सोच रहा है कितने साल है, 8 साल। 3 साल खत्म हो चुके हैं, तो अब 8 साल और बचे हैं। ओके, एंड डिटरमाइन टू अडॉप्ट, एंड सिर्फ इतना लिख दो, एंड अडॉप्ट SLM। ओके, एंड अडॉप्ट SLM। Calculate depreciation charge. Calculate depreciation charge for respective years. For respective years. बताओ जी, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? ऑब्वियसली एज पर इंड AS 16 कितना लगेगा बोलो? ईयर 1 ओपनिंग वैल्यू कितना? ओपनिंग वैल्यू सर एसेट थी 50 लाख की, तो पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? तो पहले तो WDV से लगाते थे, तो 50 लाख का 10% 5 लाख, और तो क्लोजिंग कितना होएगा? 45 लाख। फिर सेकेंड ईयर में 45 लाख, तो डेप्रिसिएशन भी 45 लाख का 10% WDV मेथड यूज करते थे, 4.5 लाख। बाकी बचा 40 लाख 50 हजार। थर्ड ईयर में 40 लाख 50 हजार पे 10% कितना? 4,05,000। अब वैल्यू कितना बचा? 36,45,000। ओके प्रियांशी, अब फोर्थ ईयर ऑनवर्ड कितना लगेगा? अभी भी लाइफ कितनी बची हुई है? 8 साल। 3 के बाद 8 कितने होता है? टोटल 11 साल होता है कि नहीं होता है? तो मतलब अब 4 से लेकर 11th ईयर हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? क्योंकि अब आप SLM फॉलो कर रहे हो तो हर साल सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? ओके, जब तक कि वापस चेंज ना आ जाए। तो कितना वैल्यू बचा? 36,50,000। बची हुई वैल्यू डिवाइड बाय बचा हुआ लाइफ, यूजफुल वैल्यू 36,50,000। क्या रेजिडुअल वैल्यू कुछ है? क्या रेजिडुअल वैल्यू कुछ है क्या? नहीं सर, तो बचा हुआ वैल्यू डिवाइड बाय बची हुई लाइफ कितना? 4,55,625। ऑब्वियसली पर एनम, पर एनम। बोलो समझ में आ गया कि अगर कोई फैक्टर चेंज होता है तो हम उस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए बढ़े फिर आगे। ठीक है जी, हाँ लिखो।
लैंड एंड बिल्डिंग अगर हुई तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना, लैंड एंड बिल्डिंग साथ में दिखाते हैं ना। ऑब्वियसली अगर कोई आपने बिल्डिंग एक्वायर किया होगा तो केवल बिल्डिंग का पैसा अलग से थोड़ा ना दिया होगा, जमीन का पैसा भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा। तो आप यही लिखते हैं आज तक, लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब क्या होगा सर, ऐसे केस में क्या होगा? लिखो दीज आर सेपरेबल एसेट्स। These are separable asset and are separately accounted and are separately accounted even when they are acquired together। ऑब्वियसली आपने साथ में खरीदा होगा, बट फिर भी इन पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो अलग अलग चार्ज होगा। तुमको पता है लैंड पे तो जनरली डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। ओके, लिखो। कभी कभी किसी केस में अगर क्वेश्चन वाला बोले कि नहीं जी लैंड की वैल्यू भी फिक्स है, इतनी ही है, मान लेना उतनी ही है, ठीक है ना। तो अब लैंड पे अलग लगेगा, बिल्डिंग पे अलग लगेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, लेकिन क्वेश्चन वाला बोले कि नहीं जी लैंड की लाइफ भी क्या है, यूजफुल लाइफ, इनफाइनाइट नहीं है, फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो उस केस में उस पे उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना और बिल्डिंग पे उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा देना, ठीक है सर। और क्या लिखे? हाँ सर, लिख लेना, बिल्कुल लिखो। कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट अकाउंटिंग सर ये क्या है? इसको ऐसे ही समझना बजाय लिखने के, एग्जाम्पल से। मान लो एक पीपीई है जिसके अलग अलग कंपोनेंट है, जिसके अलग अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। जैसे कल मैंने कोई बताया, मान लो कोई जैसे वो प्राइवेट जेट वगैरह और है, तो उसका इंजन का लाइफ अलग हो सकता है और बॉडी पार्ट का अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन बुक्स में तो रिकॉर्ड नाम प्राइवेट जेट ही किया था आप लोगों ने, प्राइवेट जेट अकाउंट डेबिट टू लैंड बिल्डिंग, या तो वो क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ एसेट वाला। तो प्राइवेट जेट को तुमने रिकॉर्ड किया, लेकिन उसके हर पार्ट्स का क्या हो सकता है, जो यूजफुल लाइफ है वो अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मान लो कंपोनेंट 1 का लाइफ, यूजफुल लाइफ 10 साल है, और वहीं कंपोनेंट 2 का जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल है। तो अब तुम क्या करोगे, एसेट तो वो एक ही है, तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे? सर अगर ऐसा है कि यूजफुल लाइफ अलग अलग है, एक ही पीपी के अलग अलग कंपोनेंट और सबका यूजफुल लाइफ अलग अलग है, तो हर कंपोनेंट पे क्या किया जाएगा, डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से चार्ज किया जाएगा। एक में 10 साल मानते हुए लाइफ को, एक में 5 साल मानते हुए लाइफ को, ऑब्वियसली जितनी भी लाइफ हो। और उसके बाद लेकिन बैलेंस शीट में केवल एक साथ दिखाया जाएगा, जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन बनेगा वो बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम से लेस होते हुए शो हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे आंसर में, इसमें क्या रहेगा,
depreciation will be charged separately. Depreciation will be charged separately for each component. For each component. तो कैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन कैसे होगा? सेपरेटली होगा. इन बैलेंस शीट क्या करोगे? टोटल डेप्रिसिएशन will be deducted from carrying amount. Will be deducted from carrying amount of PPE. अब PPE को तोड़कर थोड़ा ना दिखाओगे, नाम तो PPE दिखाओगे, वही प्राइवेट जेट ही दिखाओगे. लेकिन मान लो सर दो कंपोनेंट हो, दोनों का यूजफुल लाइफ क्या हो? सेम हो. यूजफुल लाइफ दोनों का सेम हो. दो कंपोनेंट हो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, कितने भी हो सकते हैं. तो क्या अब आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा? नो. नो नीड टू चार्ज डेप्रिसिएशन सेपरेटली. क्या जरूरत है जब दोनों का लाइफ सेम है? No need to charge depreciation separately. That is component accounting. कल ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे सारे के सारे इंडिया 16 के, मतलब इंडिया 16 खत्म. फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे वो एक अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस एक बार के खत्म. हैशटैग लिखा नहीं कभी? अच्छा, मैं इतना जल्दी लिख गया क्या? हैशटैग subsequent cost incurred. Subsequent cost incurred. पीपी को खरीदने के बाद भी जब हम उसको यूज कर रहे हो तो हमको और खर्च करना पड़ सकता है. तो वो खर्च कैसा हो सकता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट. दैट इज डे टू डे सर्विस कॉस्ट.
क्या करोगे बोलो? क्या इसे पीपीई की कॉस्ट में ऐड करोगे या पीएनएल से चार्ज कर दोगे? पीएनएल से चार्ज कर देंगे सर। चार्ज चार्ज द एक्सपेंस टू द पीएनएल। जिस साल खर्चा हुआ हो उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देना, खत्म। ये वाला तो सर मेजर इंस्पेक्शन करवाया, मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल, जैसे क्या होता है एयरक्राफ्ट के केस में जरूरी होता है, इतने यात्रियों को पैसेंजर्स को लेके जाता है, रिस्क है कि नहीं है? तो जैसे एयरक्राफ्ट के केस में क्या होता है, जैसे हर 3 साल में मेजर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, तब उस केस में क्या होगा? तो सर वो कैसे किया जाएगा, उसके साथ कैसे डील किया जाएगा? तो मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट लिखो। ट्रीट एज सेपरेट पार्ट, सेपरेट पार्ट। अच्छा, इसको पार्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यस, ट्रीट एज सेपरेट पार्ट, इस खर्चे को भी। हाँ, ट्रीट एज सेपरेट पार्ट, इस पे क्वेश्चन कल करेंगे। एंड अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग, एंड अप्लाई कंपोनेंट अकाउंटिंग। अच्छा, इस खर्चे को भी एक पार्ट की तरह मानना है, और हर, जैसे मैंने बोला 3 साल में हो रहा है मान लो, तो इसकी लाइफ 3 साल मानते हुए क्या कर दोगे, 3 साल में क्या कर दिया जाएगा, इसे एलोकेट कर दिया जाएगा ओवर द पीरियड, 3 सालों में एलोकेट कर दिया जाएगा। अच्छा, उसकी लाइफ, एयरक्राफ्ट की लाइफ कुछ और हो सकती है, इसकी लाइफ कुछ और हो सकती है, बस बोल दिया इसको पार्ट की तरह ट्रीट करना है। अब सर कुछ और लिखो, इसमें लिखो इन इनिशियल कॉस्ट, इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई, तुमने सबसे पहली बार भी तो वो एयरक्राफ्ट खरीदा होगा, जब सबसे पहले बार खरीदा तब तुम्हें क्या इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत पड़ी? नहीं सर, इंस्पेक्शन करवाने की जरूरत तो अब 3 साल बाद पड़ेगी ना। तो ये माना गया है कि वो जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है जो तुमको 3 साल बाद लगने वाली है, ठीक है ना, हर 3 साल में लगेगी ना, तो ये जो अभी अभी तुम एयरक्राफ्ट के लिए दे के आए हो ना पैसा, इसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट का पैसा भी शामिल है। अलग अकाउंटिंग है थोड़ा सा, बस याद रखने। भाई हर 3 साल बाद तुमको इंस्पेक्शन करवाना है, हाजी करवाना है, और तुम कह रहे हो कि इंस्पेक्शन को क्या मानना, एक कंपोनेंट मानना और उस पर डेप्रिशिएट करना सेपरेटली, ठीक है जी। तो अभी अभी जो तुम एयरक्राफ्ट लेकर आए हो ना, तुम मान लो 5 करोड़ का, 5 करोड़ का, हर साल 3 साल बाद तुमको मान लो खर्चा बैठ रहा है कितना, 50 लाख का, ठीक है ना, 50 लाख का। आज भी उसकी कॉस्ट कितनी है इंस्पेक्शन की, प्रेजेंट वैल्यू देखो तो मान लो 50 लाख है। तो 5 करोड़ में से 50 लाख तो तुम ये मानोगे कि किसके देकर आए हो, इंस्पेक्शन के देकर आए हो। तो 5 करोड़ में से 4.5 करोड़ तो तुम अलग से डेप्रिशिएट करना, और 50 लाख को अलग से डेप्रिशिएट करना, ठीक है ना, उसको भी इंस्पेक्शन को अलग से कंसिडर करते हुए चलना है। अच्छा, ऐसा नया कर देंगे तब भी। हाँ, तुम ये नहीं कहोगे कि 5 करोड़ एयरक्राफ्ट का बॉडी पार्ट का है वगैरह, इंजन का है वगैरह, नहीं, तुम कहोगे 5 करोड़ में से 3 करोड़ तो लीगली तुमको करवाना ही होता है हर 3 साल, तो वैसे मतलब 50 लाख तो तुम्हारा किसका है, इंस्पेक्शन का कॉस्ट है, उसको एक अलग कंपोनेंट मानते हुए 50 लाख को अलग से डेप्रिशिएट करना होगा। कल करेंगे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, बट अभी लिखो इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई the cost of inspection, the cost of inspection is already included, is already included, already included है इसमें cost of inspection। therefore therefore depreciate that asset, depreciate that cost, depreciate
दैट कॉस्ट सेपरेटली हाँ, फर्स्ट टाइम इंस्पेक्शन की कॉस्ट ही हो गई। नहीं, वो सब्सिक्वेंट कॉस्ट मेजर में अपन ने लिखा है इसको, ठीक है ना, कि लेकिन उसको दिमाग में रखते हुए इंस्पेक्शन की कॉस्ट डिसाइड की जाएगी। भाई मुझसे तो प्राइवेट जेट वाला एक मुश्त ले रहा है पैसा, लेकिन मुझे 3 साल बाद क्या होने वाला है, 50 लाख रुपए का कॉस्ट इनकर क्वेश्चन वाला देगा, 3 साल बाद आपको 50 लाख रुपए का इंस्पेक्शन का कॉस्ट आए, तो मैं क्या करूंगा, उस 3 साल बाद 50 लाख रुपए आने वाला है ना, उसको आज प्रेजेंट वैल्यू में देखूंगा पहले तो, कि अच्छा इसका मतलब प्राइवेट जेट का जो वेंडर है उसने मुझसे कितना पैसा इसके बदले चार्ज किया होगा, इंस्पेक्शन के बदले उसने भी तो चेक करके दिया होगा, तो इंस्पेक्शन के बदले उसने कितना चार्ज किया होगा मुझसे, को अलग पार्ट मानना और उस पर डेप्रिसिएशन भी अलग लगाना और बाकी की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अलग चार्ज करना। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडेक्स की चीजें हैं, इंडेक्स की चीजें क्या होगा क्वेश्चन के बिना तो समझ में आना, हाँ माथा फोड़ी है, ठीक है ना। कॉस्ट सेपरेटली अप्लाइंग क्या, कंपोनेंट अकाउंटिंग, तो सिंपली इसको अलग कंपोनेंट मानना है, अलग कंपोनेंट मानते ही दिमाग सेट हो जाएगा, अच्छा जी इस पे अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ओके, और जब आप इंस्पेक्शन करवा लेंगे ना, इन बैलेंस शीट कैसे शो किया जाएगा इसको, इन बैलेंस शीट कॉस्ट ऑफ पीपीई या कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई ज्यादा बेटर रहेगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई, जो भी आपका कैरिंग अमाउंट रहेगा पीपीई का, उस कैरिंग अमाउंट में तुम क्या करोगे, ऐड करोगे ये वाला खर्चा, जैसे ही मेजर इंस्पेक्शन कराओगे, अच्छा सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट तो क्या होगा, पिंडल से चार्ज होगा, लेकिन मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट को क्या करोगे, पीपीई की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ न्यू इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ न्यू इंस्पेक्शन, जब भी 3 साल बाद तुम करवाओगे ना तो ऐड कर देना कॉस्ट ऑफ न्यू इंस्पेक्शन, कॉस्ट ऑफ न्यू इंस्पेक्शन। और अगर बचेगा तो नहीं, लेकिन अगर पुराना वाला इंस्पेक्शन का वैल्यू अगर कुछ बच जाता है अभी भी, जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, तो उसको लेस कर देना, लेस कर देना क्या, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन। अब कल लिखेंगे ना इसके आगे का, और थोड़ा सा और लिखवाना है इसी के अंदर, रिप्लेसमेंट पार्ट वगैरह वो भी ऐसा ही है, बट कल लिख लेंगे। तो इससे घबराना मत भाई, ये क्या है, आप इसको अलग पार्ट मान लो कि भैया इंस्पेक्ट करवाया, नया पार्ट लगवाया, नया पार्ट लगवाया, और पुराना वाला जो पार्ट था अगर उसका कुछ वैल्यू बच रखा है तो उसको बुक से हटा दो, खत्म बात, समझ में आया, नया वाला पार्ट का वैल्यू ऐड हो गया और पुराना वाला अगर कुछ बुक वैल्यू बचा हुआ है उसको हटा दीजिए अपनी बुक से। ऐसे एक और रिप्लेसमेंट वाला पार्ट लिखवाना है, रिप्लेसमेंट पार्ट, अगर कोई पार्ट रिप्लेस करवाते हो तो जो इंस्पेक्शन में लिखवाया वही वाला चीज तो होगा, रिप्लेस पार्ट में भी वही रहेगा। हाँ, क्या पीपी की लाइफ बढ़ गई, नहीं पीपी की लाइफ बढ़ गई तब तो वो तो रिवाइज हो गया ना, यूजफुल लाइफ, रिवाइज, एस्टिमेट रिवाइज हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, तो बस बची हुई लाइफ पर आप क्या कर देना, हाँ वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा ना, कि अगर आपकी लाइफ बढ़ जाती है किसी खर्चे की वजह से, तो वही वाला बात कि हाँ, अब पहले तो खर्चा कितना हुआ है उसको पीपी की वैल्यू में ऐड कर दो, नॉर्मल कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं, खर्चा जो है उसको पीपी की वैल्यू में ऐड कर दो, और जितनी लाइफ अब बची हुई लाइफ है मैं लोकेट कर दो, खत्म, समझा, मतलब रिवाइज्ड वैल्यू डिवाइड बाय
रिवाइज्ड लाइफ, जो तुम पूछे उसका मतलब तो ये। डन सर, वो आप कल लिखवाने वाले थे ना, ये तो हाँ अब लिख लो यार, इतना सही तो बचा है। रिप्लेस्ड पार्ट, रिप्लेस्ड पार्ट, कोई पार्ट रिप्लेस करवा रहे हो तो क्या होगा? कुछ नहीं, यही जो अभी अभी अपन ने लिखा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई के अंदर ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, और लेस क्या कर दोगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट। ये तो हो जाएगा पीपीई का वैल्यू। और इसमें भी क्या होगा? क्या कंपोनेंट अकाउंटिंग लगाओगे? यस, अगर अप्लाई होगा ऑब्वियसली कंपोनेंट अकाउंटिंग विल बी यूज्ड। मतलब अगर पार्ट का लाइफ अलग होगा, पीपीई का लाइफ अलग होगा, तो कंपोनेंट अकाउंटिंग विल बी यूज्ड। उस पार्ट पे अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और पीपीई पर अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डन। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड